नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी में 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं और 75 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस से पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग का है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ये तो आप लोगों को 100% पता होगा। उसके बाद इसमें से 25 क्वेश्चन जीएस यानी जनरल साइंस से पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन जीके यानी कि जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों का वेटेज 50-50 है, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग है और 75 क्वेश्चन आपका जीके जीएस है। तो इस जो जीके जीएस का पोर्शन है 75 का पोर्शन, इसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे तो आप इसमें 55 के आसपास पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप उतना मेहनत आप मैथ और रीजनिंग पे कर देंगे तो आप इसमें 75 में से 75 सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्यों ना मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा मेहनत करें और जीके को एवरेज लेकर के चले। अगर हमारा मैथ रीजनिंग 75 क्वेश्चन सही हो जाता है और जीके जीएस 45 क्वेश्चन भी अगर हमारा सही होता है तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 120 नंबर आपका रखा हुआ है आउट ऑफ 150। तो 120 क्वेश्चन में आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आप क्यों ना मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा मेहनत करें और जीके को एवरेज लेके चले। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए हमने मैथ का 25 क्वेश्चन का सेट मैं लाऊंगा, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला था। तो चलिए, मैथ का जो 25 क्वेश्चन का सेट मैं लेकर के आ गया हूं। इस 25 क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा क्वेश्चन को और आंसर को मिलाइएगा। अगर आपका इसमें 25 में से 25 सही होता है तो आप 100% इस बार सिलेक्शन आपका होगा और आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल अच्छी मानी जाएगी। अगर आप 20 प्लस भी सही करते हैं तो भी आपकी मैथ की तैयारी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अगर आप 15 से 20 के बीच में आ रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है मैथ में, क्योंकि बिना मैथ और रीजनिंग का आप बीएसएससी में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना आकलन जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है और दोस्तों कितना आपका मार्क्स 25 में से आ रहा है। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं रीजनिंग का भी स्टार्ट करूंगा 50 क्वेश्चन का सीरीज। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पर पावर 25 प्लस 2 पर पावर 26 प्लस 2 पर पावर 27 प्लस 2 पर पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। किस संख्या का गुणज है ये पूछ रहा है। तो इसको हमको गुना के रूप में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? देखिए, 2 पर पावर 25 सबसे छोटी संख्या है, 2 पर 25 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस 2 पर पावर 1 और प्लस 2 पर पावर 2 और प्लस 2 पर पावर 3। ठीक, यानी 2 पर पावर 25 और गुना कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 3 7 और 8 15। तो आप कह सकते हैं कि 15 का गुणज है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, फिर आप लोग आंसर मिलाइएगा थोड़ा सा वीडियो को चालू करके। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं ए, बी तथा सी में ये दिया हुआ है b बराबर 2a बराबर 3c, उनका औसत 44 है। औसत आपको 44 दिया हुआ है। तो इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी संख्या को पूछा जा रहा है, कौन सी है। आपको 2 चीज दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, एक आपको औसत दिया हुआ है। तो इसी दोनों से आपका आंसर आएगा। औसत यानी कि औसत क्या होता है? तो जो संख्या दी हुई है सभी का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी, और कितनी संख्या है? तो 3 है। तो a प्लस बी प्लस सी कितनी है? 3 है। तो यही औसत होता है जो दिया हुआ है हमको 44 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग a प्लस बी और प्लस सी का मान निकालेंगे तो हमारा 44 दिया कितना हो जाएगा? 112 ये आता है। अब हम लोग इस टर्म को लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए, b बराबर 2a बराबर 3c है। तो ऐसे को हम लोग, जैसे b बराबर है 2a का, 2a बराबर है
3c का, यानी तीनों के बराबर हों तो हम लोग तीनों के बराबर में k मान लेते हैं। मान लेते हैं कि b बराबर भी k है, 2a बराबर भी k है और 3c बराबर भी k है, यानी कि तीनों जो है सो k के बराबर है। तो b बराबर यहाँ से k हो जाएगा, 2a बराबर k, यानी अगर हम एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k/2 और c हो जाएगा k/3। ठीक है, तीनों यहाँ पर हम पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी में, तो हो जाएगा k/2 और प्लस k और प्लस k/3 बराबर 112। दोनों का 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k, ये हो गया 6k, ये हो जाएगा 2k बराबर 112। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 11k बराबर 112 गुना 6, 11 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो k बराबर हो जाएगा 72। k का मान आपको कितना आ गया, 72 आ गया। तो b का मान क्या है, k है यानी 72, a का मान k/2 यानी 72/2 36 और c का मान k/3 यानी कि 72/3 यानी कि 24। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी हो जाएगी 72, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि x और 1/x का औसत p है, तो x³ और 1/x³ का औसत आपको निकालना है। औसत क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि औसत जो होता है, इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि औसत जो होता है वो होता है योग और बट्टा में संख्या, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़ा कितना दिया हुआ है, 2 आंकड़ा है, कितना है x और 1/x, तो x और प्लस 1/x और बट्टा करेंगे 2, क्योंकि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या बराबर कितना p। यहां से मान निकालिए x प्लस 1/x बराबर 2p, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि अगर x और प्लस 1/x बराबर a हो और अपने को निकालना क्या हो कि x³ और प्लस 1/x³ का मान निकालना हो, तो क्या होता है a³ माइनस 3a। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमारा मान आ गया है x प्लस 1/x का मान आ चुका है और अपने को निकालना है x³ प्लस 1/x³ का मान। चलिए निकाल लेते हैं, x³ प्लस 1/x³, तो इसका मान क्या हो जाएगा a³ माइनस 3a, यानी कि एक जगह पर 2p हो जाएगा, 2p का क्यूब माइनस 2p गुना 3 क्या हो जाएगा 8p³ माइनस 6p। ये किसका मान आया, ये मान आया है अपना x³ प्लस 1/x³ का मान। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसका औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकलेगा, तो औसत निकलेगा यहाँ पर दो पद है, तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 पदों का योग हमको इतना आया है, इसमें अगर 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा औसत हो जाएगा 4p³ माइनस 3p। ठीक, यानी कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि x माइनस वाई और x³ माइनस x² का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती कहने का मतलब दोस्तों कि अगर 2 टर्म दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है, दोनों का मध्यानुपाती निकालना हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं अंडर रूट AB, यानी कि कोई संख्या a है और b है, इसका मध्यानुपाती निकालना हो तो अंडर रूट करके दोनों को गुना कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी कर लेते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं x माइनस वाई और x³ माइनस x² ठीक, अंडर रूट करके गुना कर लिए। अब x माइनस वाई तो है ही, अब देखिए इसमें से x² कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर x माइनस वाई भी 2 है और x² भी 2 है, तो एक x माइनस वाई बाहर हो जाएगा और एक x भी बाहर हो जाएगा, यानी हमारा जो मध्यानुपाती हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x इंटू x माइनस
y, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए इसमें कह रहा है कि जलाल, अमित और फिरोज एक साझेदारी में शामिल होते हैं। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है। जलाल जो है अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है। तो अमित मान लीजिए x निवेश करता है, तो जलाल कितना निवेश करता है 4x निवेश करता है। ठीक, और तो फिरोज कितना करता है वो देखिए, अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 गुना निवेश करता है। अमित जो है सो फिरोज ने जितना निवेश किया उसका 3/4 निवेश किया है, तो अमित का 4/3 फिरोज निवेश करेगा, यानी x गुना 4/3 ये फिरोज का हो जाएगा। अब कह रहा है कि वित्तीय वर्ष के अंत में 19,000 रुपये का लाभ होता है, तो जलाल का हिस्सा क्या है। देखिए दोस्तों इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है। ए ने 100 रुपये निवेश किया, बी ने 200 रुपये निवेश किया और सी ने 300 रुपये निवेश किया, मान लीजिए इतना किया। तो अब कहेगा कि जो लाभ हुआ, कुछ भी लाभ हुआ होगा, तो जो लाभ हुआ उसमें ए, बी और सी का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपको तो ये 100% पता होना चाहिए कि जो जितना ज़्यादा निवेश करेगा उसका लाभ में उतना ज़्यादा हिस्सा होगा। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि 1:2:3 के अनुपात में तीनों निवेश किया है। ठीक है, तो जिसका अनुपात निवेश का ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जिसका अनुपात निवेश का कम होगा उसको कम लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा, तो उसी अनुपात में इस लाभ को हम लोग बांट देंगे तीनों में। देखिए x से x कट गया। अब देखिए ये हो गया 1:4:4/3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बट्टा में 3 है, तो बट्टा वाला 3 को खत्म करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तीनों में अगर हम 3 से गुना कर दें तो हमारा ये 3 नीचे वाला खत्म हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं कि कोई अगर अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात में हम अगर सभी पदों में गुना कर दें किसी सेम संख्या से, या सभी पदों की सेम संख्या से भाग दे दे, तो अनुपात नहीं बदलता है। तो ये हमारा अगर 3 से गुना कर दे तीनों में, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 से 3 कट के 4। तो हमारा जो लाभ जो है दोस्तों इसी अनुपात में बट जाएगा। हमको पूछ रहा है जलाल का, तो जलाल का अनुपात कितना है 12, तो क्या कर लेंगे 12 बट्टा कितना, टोटल कितना है 19, कितना पर अनुपात है 1900 पर, 1900 को बांटना है इस अनुपात में, तो कर लिए, सॉरी 19,000 है, ये 19 से ई कट जाएगा कितना बार में 1000 बार में। अब आंसर कितना हो जाएगा 12 गुना 1000 12,000, यानी जलाल को लाभ में से इसमें से 12,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक बॉक्स में 5 हरा, 4 पीला और 3 उजला मार्बल है। 3 मार्बल को यादृच्छिक निकाला जाता है, वे सभी एक ही रंग के नहीं हो, इसकी क्या प्रायिकता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि अगर वो एक ही रंग के हो इसकी क्या प्रायिकता है। तो उसको अगर हम 1 से घटा लेंगे तो हमारा वो आंसर नहीं वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले एक ही रंग की हो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम लोगों को देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए टोटल कितना है 5 4 9 3 12, टोटल 12 मार्बल है। ठीक, टोटल 12 मार्बल है, तो 12 मार्बल से 3 मार्बल कितनी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो 12 मार्बल में से 3 मार्बल कितनी प्रकार से निकाल सकते हैं, तो 12C3, और 12C3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 और बट्टा 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये हम निकालेंगे। और ये निकालिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व होता है वो भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 12 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 8 7 करते करते 1 तक जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, बट्टा 12 में 3 गया 9, फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 3। ठीक, ये 9 से ये 9 कट गया, फैक्टोरियल 3 का मान 3 में 2 6 होगा। ठीक, तो 6 दूना 12 कट जाएगा,
ये हो जाएगा 220। ये क्या 220 आया? ये 220 दोस्तों आया है कि टोटल 12 मार्बल में से 3 मार्बल हम निकाल सकते हैं। कितने तरीका से निकाल सकते हैं? तो 220 तरीका से 12 मार्बल में से 3 मार्बल को निकाल सकते हैं। अब हम जो 3 मार्बल निकाल रहे हैं तो वो जो 3 मार्बल है तीनों का एक ही रंग हो, तीनों एक ही रंग के मार्बल हो, तो इसको कितना तरीका से निकाल सकते हैं? तीनों एक ही कलर का मार्बल हो, इसको कितना तरीका से निकाल सकते हैं? वो निकालना पड़ेगा। देखिए 5 हरा मार्बल है, तो 5 हरा मार्बल में से 3 मार्बल निकाल रहे हैं, तो 5 हरा मार्बल में से 3 मार्बल निकाल रहे हैं, जोड़ 4 पीला मार्बल में से 3 मार्बल निकाल रहे हैं, जोड़ 3 उजला मार्बल में से 3 मार्बल निकाल रहे हैं। तो इसका जो मान हमको आएगा वो मान आएगा कि 3 मार्बल जो निकाल रहे हैं एक ही कलर का मार्बल निकल रहा है, तो कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। देखिए 5 मार्बल में से 3 मार्बल निकाल रहे हैं, कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? ये हो गया, यानी कि 5 हरा मार्बल में से 3 हरा मार्बल कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? ये हो गया। 4 पीला मार्बल में से 3 पीला मार्बल कितने तरीका से निकाल सकते हैं? ये हो गया। 3 उजला मार्बल में से 3 उजला मार्बल कितने तरीका से निकाल सकते हैं? तो ये हो गया। इसका मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि 3 ही मार्बल है, तो एक ही तरीका से निकाल सकते हैं। प्लस इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 4, और इसका मान कितना हो जाएगा? 10। आप इस तरीका से इसको भी निकाल सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसको हम कर सकते हैं 15 तरीका से। अब हमारे पास 2 डाटा आ गया, एक तो आ गया 220 और एक आ गया 15। 220 था कि टोटल 12 में से 3 निकाल रहे हैं, तो कितने तरीका से निकाल सकते हैं? 220 तरीका से। अब हम एक ही रंग का मार्बल कितने तरीका से निकाल सकते हैं? तो 15 तरीका से निकाल सकते हैं। अब एक ही रंग का मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी ये 220 कट जाएगा। 5 तिया 15 और 5 कितना बार में? 44 बार में, यानी 3/44। ये क्या आ गया हमारा? ये जो हमारा प्रायिकता आ गया कि एक ही रंग की होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तीनों मार्बल का एक ही रंग की होने की क्या प्रायिकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही रंग की नहीं होने की क्या प्रायिकता है, वो पूछ रहा है। तो इसको 1 में से हम 3/44 माइनस कर लेंगे तो हमारा 41/44 हो जाएगा। ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि शब्द जो है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल से कितने के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर है। तो हम लोग इसको फैक्टोरियल 13 इतने शब्द इससे बना सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ कुछ जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखिए आई हो रहा है 2 बार रिपीट, तो नीचे हम फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे। आगे देखिए एन हो रहा है कितना बार? 3 बार रिपीट। यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। ये आई कट गया, ये आई कट गया। एन 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 से भाग दे देंगे। टी देखिए, टी कितना बार है? 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो टी 2 बार है। उसके बाद देखिए ई कितना बार है? ई 1 ही बार है। आर कितना बार है? तो आर 1 ही बार है। ए देखिए ए 2 बार है, तो ए 2 से फिर भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। फैक्टोरियल 13 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 13 को क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम 1 तक जाते हैं वैसे। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब ही होता है जिसका कह रहा है फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 से हम 1 तक जाएंगे गुना करते हुए। 2 का मतलब 2 गुना 1, 3 का मतलब 3 गुना 2, 2 का मतलब 2 गुना 1, फिर 2 का मतलब 2 गुना 1। ठीक, अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 तक खत्म हो गया। 3 दूना 6 खत्म हो गया। अब हमारा जो बच गया, हमारा क्या बच गया? 13 12 11 10 9
7, 5, 4, 3, 2 सभी को गुना करेंगे, ये आपका गुणनफल ये आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको। जैसे इंटरनेशनल से हम फैक्टोरियल 13 बना सकते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उससे हमको भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल में देखा आपको, जैसे मान लीजिए हमारा नाम क्या है, आपको पता होगा नीरज है। आपको कहेगा कि नीरज से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो फैक्टोरियल 5 होगा। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मान निकाल लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। रिपीट अगर कुछ भी होता, जो रिपीट होता उससे हम लोग उतना फैक्टोरियल से भाग देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 12 मीटर लंबे एवं 10 मीटर चौड़े एक हॉल के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, बरामदे का क्षेत्रफल निकालें। देखिए चलिए एक बरामदा बनाते हैं। देखिए अपना ये क्या है, बरामदा है। ठीक, ये 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर, सॉरी ये हॉल है, ठीक है, ये हॉल था, इसके चारों ओर बरामदा है। ठीक, चारों ओर बरामदा है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 2 है, 2 मीटर चौड़ी है। तो कह रहा है कि बरामदे का क्षेत्रफल निकालें। बरामदा का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकलेगा बरामदा का क्षेत्रफल? देखिए अगर हम ये जो दिख रहा है आपको, ये जो हम अभी कलर कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर जो है हमारा इसका क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक, फिर देखिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लैक से कलर कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो हमारा बरामदा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले हम इसका निकालते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, इसकी चौड़ाई 2 है और लंबाई कितनी है, 12, तो यहाँ से यहाँ तक है और 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 12 4 16, तो 16 गुना 2 हो जाएगा किसका, इसका निकल गया। ठीक, सेम इसका भी उतना ही होगा, तो अगर हम इसी में 2 से गुना कर रहे हैं तो हमारा दोनों का निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना है इसका। ठीक, तो इसकी लंबाई है 10 और चौड़ाई है 2, तो प्लस 10 गुना 2। अब इधर भी सेम ही है तो इसको फिर 2 से गुना कर दीजिए। ठीक, दोनों हो गया। अब देखिए 16 दूना 32 दूना 64 और प्लस 40 कितना हो गया, 104 मीटर स्क्वायर। तो बरामदा का क्षेत्रफल हमारा हो गया 104 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 किलोमीटर के दौड़ में ए 3 मिनट में पूरा करता है, ए जो है 3 मिनट पूरा करता है और बी 3 मिनट 20 सेकंड में पूरा करता है। तो ए बी को कितनी दूरी से मात देगा, अब दूरी से मात पूछ रहा है। ठीक, तो मान लीजिए ये कितना है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर है। ठीक है, ए जो है कितना देर में जो है 3 मिनट में तय करता है यानी 180 सेकंड में, और बी कितना देर में करता है, 200 सेकंड में। अब देखिए ए जो है दोस्तों, ए 180 सेकंड में ए जो है सो यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन बी जो है सो मान लीजिए 180 सेकंड में यहीं तक आया होगा, यहीं तक आया होगा बी 180 सेकंड में। तो ये जो दूरी है, इस दूरी से जो ए बी को मात दे दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको बी का चाल निकालना पड़ेगा। तो बी का चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी हो गया 1000 बटा समय 200, ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। भी ये किसका चाल हो गया, बी का चाल हो गया कितना, 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए बी जो है सो 180 सेकेंड तक चला। ठीक है, तो यहां तक पहुंचा, तब तक जो है सो ए यहां पहुंच गया था, तो बी कितना पीछे रह गया, बी इतना पीछे रह गया, इससे पीछे रह गया। ठीक, तो कितना पीछे रह गए वही आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 20 सेकेंड, ये 1 सेकेंड चला, लेकिन 20 सेकेंड की दूरी जो है उसको तय करनी है। अभी चाल कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, समय कितना है 20 सेकेंड, तो कितना दूरी तय करेगा, दूरी और चाल गुना समय, यानी कि 20 गुना 5 बराबर 100 मीटर, यानी कि ये जो दूरी होगा 100 मीटर जो है वो पीछे रह गया, यानी 100 मीटर से वो मात खा गया बी। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये 9 धारा का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय
अनुप्रवाह में लिए गए समय का 2.25 गुना है। यदि धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल याद करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये नदी है, ठीक है, नदी में पानी है। मान लीजिए कि धारा की दिशा इधर है, नदी में धारा की दिशा इधर है जो कि 7 किलोमीटर प्रति आवर से इधर की ओर बह रही है। एक बार नाव जो है सो इधर की ओर बहा, एक बार नाव जो है सो इधर की ओर चला। जो नाव धारा के विपरीत दिशा में चला उसको बोलते हैं प्रतिकूल प्रवाह, और धारा के साथ चलेगा तो उसको बोलते हैं अनुकूल प्रवाह, ठीक, अनुप्रवाह, ठीक है। जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो जो धारा का चाल मान लीजिए x था, सॉरी नाव का चाल जो है x था जब शांत जल में चलता था, ठीक। तो जब धारा के प्रतिकूल दिशा में चलेगा तो धारा जो है सो इसकी चाल को घटाएगा, यानी इसमें से 7 घट जाएगा, धारा का चाल घट जाएगा। लेकिन जब धारा के अनुकूल में जा रहा है तो इसमें धारा का चाल जुड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए कि वह d दूरी तय करता है तो समय कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि निश्चित दूरी मान लीजिए कि d है, ठीक है, तो तय करने में प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय, तो समय कितना दूरी बटा चाल होता है, तो प्रतिकूल प्रवाह का चाल कितना है x - 7, ये बराबर हो जाएगा d बटा x प्लस 7। देखिए प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 2.25 गुना है, तो इसका ये 2.25 गुना है। तो अगर हम इसमें 2.25 से गुना कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखिए बराबर हो गया, तो ये से ये खत्म, ठीक। अब क्रॉस गुना करेंगे अगर तो x प्लस 7 बराबर x माइनस 7 इंटू 2.25, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 7 बराबर 2.25 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 18.55। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। ये 15.75 होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15.75, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इधर जाके घट जाएगा तो 1.25x ये बराबर हो जाएगा कितना 22.75, कितना हो जाएगा दोस्तों 22.75। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 18.2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक द्रव में 25% क्या है दूध है और दूसरे द्रव में 30% दूध है, कोई दिक्कत नहीं। एक केन को पहले द्रव का 6 भाग और दूसरे द्रव का 4 भाग से भरा जाता है, दूध का प्रतिशत नए मिश्रण में क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। इसको हम लोग मिश्रण के मेथड से बनाएंगे। कैसे होगा, देखिए 25% दूध वाला मिश्रण है एक, और एक है 30% दूध वाला मिश्रण। दोनों को हमने मिलाया तो मान लीजिए दोनों को मिलाने के बाद नए दूध में जो प्रतिशत है, मतलब नए मिश्रण में जो दूध का प्रतिशत है मान लीजिए x% है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 और 30 के बीच में होगा x, यानी 30 से कम होगा, तो यानी कि 30 माइनस x इधर हो जाएगा, घटा के लिखना रहता है, जो ज़्यादा है उसमें कम वाला को घटा के इधर लिखना रहता है। जैसे 25 में से x घटेगा, यानी x में से 25 घटेगा इधर। अब देखिए यही दोनों का ये जो आपका आया है 30 माइनस एक्स और ये 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये वही मान है जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये मान है कि 25 का इतना भाग और 30 का इतना भाग को अगर हम मिलाएंगे तो मिश्रण में ये जो है नए मिश्रण में x% हो जाएगा। तो इसका मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 6 भाग दिया हुआ है, ये 4 भाग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान 6 और इसका मान 4 है। तो देखिए यानी कि 30 माइनस एक्स बट्टा एक्स माइनस 25 बराबर 6/4, यानी कि 3/2। अब गुना कीजिए इसको, 30 दूना 60 माइनस 2x बराबर
3x माइनस 75। ठीक है, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x, 3x 2x 5x बराबर 135। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो यही परसेंट हो गया, यहाँ से x का मान कितना निकल गया, 27%। ठीक है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। दोस्तों अगर मिश्रण का मेथड आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं मिश्रण पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। देखिए कह रहा है कि 50 गेंदों का औसत वजन 5 ग्राम है। ठीक है, तो 50 गेंदों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 50 गेंदों का कुल वजन हो जाएगा 50 गुना 5 यानी कि 250 ग्राम। ठीक, यदि थैले का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो मान लीजिए थैला का जो वजन है कितना है, x है, x ग्राम है, तो औसत वजन 0.05 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो कुल गेंदों का वजन कितना है, 250 ग्राम। इसमें जो है सो शामिल कर लिया किसका, थैला का वजन x ग्राम। अब कितना हो गया, पहले गेंद था 50, उसमें एक थैला भी जुड़ के अब कितना हो गया 51। तो अब मान कितना है, पहले 5 ग्राम औसत था, लेकिन अब जो वृद्धि हो जाता है 5 ग्राम से कितना वृद्धि हो जाता है, 0.05। तो ये हो जाएगा 5.05 हो गया अब। ठीक है, 250 और प्लस x बराबर 51 को गुना कीजिए, 5.05 को 51 से गुना कीजिए तो 5.05 और 5 25 और 5 25। ठीक, ये 5 5 7 5 2 यानी 257.55। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 257 में से 250 जाएगा तो 7.55 यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7.55 ग्राम किसका वजन है, ये है थैले का वजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि मोहन एवं मीरा की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:7 था। तो मोहन एवं मीरा की वर्तमान आयु क्या है। देखिए मोहन और मीरा के आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए ऑप्शन में किसका अनुपात 3:4 है, तो इसका है 3:4। तो ये राइट हो जाएगा, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो आंसर तो आपका यहीं से निकल के आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेसिक मेथड से कैसे बनेगा ये, उसको सॉल्व करें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मोहन का आयु कितना हो जाएगा 3x और मीरा का आयु 4x। तो 3x मोहन का और मीरा का 4x। ठीक, अब देखिए 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा मोहन का, इसमें से 4 घटा लीजिए। तो मीरा का कितना, इसमें से 4 घटा लीजिए। अब जो ये अनुपात था ये था 5:7। क्रॉस गुना कीजिए, 7 या 21x माइनस 28 बराबर 5 का 20x माइनस 20। x बराबर कितना हो गया 8। x बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। आपको पूछ रहा है मोहन और मीरा की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु यानी कि इसका मान और इसका मान आपको निकालना है। तो 3x, x का मान 8 है तो 8 तिरिक 24, 4x, x का मान 8 है तो 8 चौक 32। 24 और 32 आपका राइट आंसर इस मेथड से भी आ रहा है और डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसको करना है 10 - 9 बट्टा 9 गुना 100। ये जो आएगा यही परसेंटेज आपका लाभ परसेंटेज होगा। ठीक है, जो ज्यादा वाला है कम वाला को घटाइए। ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लेकिन एक कंडीशन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में ज्यादा वस्तु वाला में से कम वस्तु वाला को घटा लीजिए और कम वस्तु वाला को नीचे लिख लीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/9%। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ, मान लीजिए ये आपको नहीं समझ में आया, समझना है आपको, चलिए वो भी मेथड बता देते हैं। देखिए 10 वस्तु का
क्रय मूल्य मान लीजिए x है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x/10। ठीक, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखिए 9 वस्तु का विक्रय मूल्य मान लीजिए x, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम है तो x मानना पड़ेगा इसको भी। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x/9। ये हो गया सेलिंग प्राइस। लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज लाभ, अब क्या होता है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य होता है। तो लाभ कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी x/9 माइनस x/10। ये हो गया लाभ गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस x/10। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9x 10 से, तो ऊपर हो जाएगा x/90 गुना, उलट जाएगा नीचे 10 ऊपर चल जाएगा, बट्टा x गुना 100 तो पहले से है। ठीक, x से x कट गया, 10 9 90, कितना आ गया आपका 100/9%। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, ये मेथड से भी बना सकते हैं, कहीं से भी आपको आंसर लाना है। इस क्वेश्चन में देखा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से रमेश एक बैंक से 7,000 रुपये उधार लेता है 3 वर्ष, यानी कि ये हो गया मूलधन। ठीक, 3 वर्ष बाद वह 3,000 रुपये चुका देता है तथा उधार लेने की तिथि के 5 वर्ष बाद में वह बैंक को कुल भुगतान करने के लिए 5440 रुपये देता है। ठीक, तो ब्याज की दर निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमारा ब्याज कितना हुआ। ठीक है, देखिए 5450 रुपये एक बार दिया और 3,000 रुपया फिर दिया, मतलब 2 बार में इतना रुपये दिया। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया मिश्रधन, और मूलधन कितना है 7,000। तो अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमारा ब्याज हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज पर ले रहा है और कितना ले रहा है 7,000 रुपये, तो 7,000 P अगुना R मान लीजिए आ रही है, और T कितना हो जाएगा, T हमारा पहले 3 वर्ष तक जो है ये 7,000 रुपये उधार रहा इसका, तो 3 और बट्टा में 100, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस एक तो ब्याज इससे निकलेगा। फिर देखिए 3,000 चुकाने के बाद हमारा मूलधन कितना हो गया, 4,000 हो गया, क्योंकि जो 3,000 हमने दिया था उससे मूलधन से माइनस होगा वो। अब कितना हो गया 4,000 गुना दर अभी आ रही है, गुना अब कितना वर्ष के लिए 4,000 है, 2 वर्ष के लिए, क्योंकि टोटल जो है 5 वर्ष है, तो 3 वर्ष के लिए 7,000, 2 वर्ष के लिए 4,000 बट्टा में 100। दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसके ब्याज के बराबर होना चाहिए। इधर कितना आ रहा है ब्याज, इधर आ रहा है ब्याज आपका 1,400। ठीक, बराबर 00 से 00 कट गया, ये हो जाएगा 210 R, और प्लस 00 से 00 कट गया, ये हो गया 80 R। ठीक, 1400, सॉरी ये जो था ना 1400 नहीं होगा, ये 1450 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1450 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा कि 290 R बराबर 1450, तो R बराबर 14, जब 00 कट जाएगा इससे कट जाएगा 5 बार में, यानी 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बेसिक मेथड से मैंने बताया, काफ़ी आसान तरीके से बताया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ जरूर ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, लगभग सभी चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,000 रुपये उधार लेता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपये चुकाता है। तीसरे वर्ष के अंत में अपने सारे देय को चुकाने के लिए उसे कितनी राशि देनी होगी। देखिए 3,000 रुपये लेता है, तो मान लीजिए कि अगर वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये नहीं चुकाता तो उसका मिश्रधन कितना होता, उसका मिश्रधन कितना होता। देखिए 3,000 इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 ये होता। ठीक है, इस पर पावर कितना होता, 3 होता। ठीक है, जब वो इस कंडीशन में कि जब वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपये वापस नहीं करता, 1,000 रुपये नहीं चुकाता, तो हमारा मिश्रधन हो जाता इतना, यानी कि लास्ट में 3 साल के बाद हमको इतना रुपये चुकाना पड़ता। लेकिन हम जो है सो 1,000 रुपये प्रत्येक साल के अंत में चुका रहे हैं, यानी कि
इस जो हम 1000 रुपये 1 साल के बाद चुका रहे हैं, तो उस 1000 रुपये पर जो ब्याज होगा वो इसमें से घट जाएगा, क्योंकि वो तो हमने दे दिया। ये तो टोटल हमने पहली बार क्या किया, टोटल काउंट कर लिया ये। लेकिन जो हमने ज़्यादा काउंट कर लिया, 1000 रुपये हमने जो वापस किया था उसको भी हमने इसमें काउंट किया है, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 कितने साल के लिए, ये 2 साल के लिए लगा रहा था, 2 साल का माइनस होगा। फिर एक और माइनस होगा, 1000 इंटू 1 प्लस r/100 पर पावर कितना, 1। समझ में आया। इसमें हमने टोटल काउंट कर लिया, जब हमने 1000 रुपये माइनस नहीं किया तो वो काउंट कर लिया। लेकिन टोटल काउंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने हजार रुपये साल के अंत में दिया भी है, तो उसको हमने माइनस कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 माइनस 1000 गुना 11/10 गुना 11/10, फिर माइनस 1000 गुना 11/10, क्योंकि यहाँ पर ये r नहीं 10 होगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। 000 से ये 000 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये 3 गुना 1331 यानी कि हो जाएगा 3993। इसको गुना करेंगे तीनों को तो हो जाएगा, माइनस 121 पर 1 0 यानी 1210 माइनस 11 पर 2 0 1100। अब देखिए इसमें से घटाना कितना है, 3993 में से घटाना है 1200 प्लस 1100 कितना हो गया, 2300। 2310 माइनस करना है, 3 में से 0 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, यानी कि आपका हो जाएगा 1683 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 1.27 रुपये, 1.29 रुपये और 1.32 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं की 3 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 1.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए ये प्रथम कितना है, 127 पैसा, 127 पैसा बदल देते हैं, दशमलव खत्म हो जाएगा। द्वितीय गेहूं का कीमत है 129 पैसा। तृतीय गेहूं का कीमत है कितना, 132 पैसा प्रति किलो। और सभी का एवरेज कितना है, एवरेज है सभी का 130 पैसा प्रति किलो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो हमारा एवरेज है वो 1 से कम है, यानी 132 से कम है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो 127 वाला का 132 वाले के साथ मिश्रण का मेथड यूज करेंगे, फिर 129 वाले का 132 वाले के साथ यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं, 127 और 132। ठीक है, दोनों मिला कितना 130 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, 2:3 के अनुपात में दोनों को मिलाएंगे तो हमारा 130 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 129 और 132 वाला को मिलाते हैं तो हमारा 130 होता है। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि 127 और 132 वाले को इसको और इसको मिलाते हैं तो 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा मूल्य जो है 130 रुपये प्रति किलो हो जाता है। और इसको 129 132 वाले को 2:1 अनुपात में मिलाते हैं तो हमारा 130 रुपये ये भी हो जाता है। यानी दोनों का जो माध्य अनुपात है, यानी कि माध्य मूल्य है, वो 130 और 130 है। ठीक है, यानी कि हमारा 2 मिश्रण तैयार हो गया। एक तो हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ
और एक हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ, और दोनों मिश्रण का मूल्य जो है सो 130 रुपये प्रति केजी इसका भी है और 130 रुपये प्रति केजी इसका भी है। अब इस दोनों मिश्रण को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उसका दाम जो है, उसका मूल्य जो है 130 रुपये प्रति केजी ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मूल्य जो है सो 130 रुपये प्रति केजी ही है। ठीक, अब देखिए, अब हम कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम, इस मिश्रण के 5 किलोग्राम में 2 किलोग्राम 127 वाला है और 3 किलोग्राम कितना है 132 वाला है, और इस मिश्रण के 3 किलो में 129 वाला 2 किलो है और 132 वाला 1 किलो है, और दोनों मिश्रण को हम मिला देंगे, दोनों मिश्रण को मिला देंगे तो उसका 130 रुपये प्रति किलो ही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अनुपात में मिलाइए, जितना है उतना ही मिला दीजिए। इसका 5 किलो, इसका 5 किलो और इसका 3 किलो को मिक्स कर दीजिए, क्योंकि किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो हमारा दाम नहीं बदलने वाला है। तो देखिए 127 वाला कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे 127 नहीं है, केवल यहाँ पर है, दोनों को मिक्स करेंगे तो 129 वाला कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर है यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। 132 वाला यहाँ भी है यानी कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी इसका अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ढंग से आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से कितना है, दोगुनी है। दोनों मिलकर 14 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, कार्य क्षमता दोगुनी है तो समय आधी होगी। ठीक है, तो अगर ए जो है सो मान लीजिए x दिन लगाता है तो बी कितना दिन लगाएगा, बी लगाएगा 2x दिन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए की कार्य क्षमता दोगुनी है तो ए आधा दिन में कर लेगा, यानी बी अगर 2x में करता है तो ए x में ही कर लेगा। दोनों मिलकर के 14 दिन में काम पूरा करता है, दोनों मिलकर के 14 दिन में काम पूरा करता है, यानी 1/x ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x और बी के द्वारा एक दिन में किया कार्य 1/2x बराबर दोनों मिला करके एक दिन में कार्य 1/14। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो जाएगा 2 और प्लस 1/2x बराबर 1/14। इससे ये कट जाएगा 7 बार में और x बराबर हो जाएगा 7 तिया 21, यानी x का मान आपका आ गया 21 दिन। तो ए कर सकता है 21 दिन में और बी कर सकता है 42 दिन में। ठीक, तो ये 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम का ठेका 550 रुपये में लेता है। ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। सी को कितना रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल ठेका कितना क्या है, 550 का है। ए और बी मिलकर के कितना काम कर लेता है, 7/11 काम कर लेता है। तो सी कितना करता होगा, तो टोटल काम 1 था, ठीक 1 यूनिट काम था, तो उसमें से 7/11 काम कर लिया ए और बी, तो टोटल में से ए और बी का घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/11। तो ये किया होगा सी कितना किया होगा 4/11। ठीक, अब देखिए टोटल 550 रुपये ही है, इसी में बांटना है हमको तीनों में। ठीक है, तो ए और बी 7/11 काम किया, ठीक है, और सी कितना किया 4/11। जो जितना काम किया है उसी अनुपात में उसको पैसा मिलेगा, जो ज्यादा काम किया है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम किया है उसको कम पैसा मिलेगा। यानी दोनों 7/11 अनुपात 4/11 हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी अनुपात में पैसा का भी बंटवारा करेंगे जो अनुपात निकलेगा। अब देखिए दोनों में 11 है बट्टा में, तो 11 खत्म हो जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा 7/4। तो 7/4 के अनुपात में इस पैसा को बांट दीजिए। पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा, तो सी का कितना अनुपात हो जाएगा, सी का अनुपात है 4। ये 7 जो है सो ए प्लस बी का अनुपात है और सी का अनुपात है 4। तो सी का पूछ रहा है, तो सी का 4 और टोटल कितना 7 4 11 अगुना टोटल कितना पैसा है
50, 11 पचे 55, 50 चौका 200, सी को मिलेगा 200 रुपये। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब देखिए 16 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए बड़ा वाला गोला है तो बड़ा वाला त्रिज्या, छोटा वाला गोला है तो छोटा वाला त्रिज्या, तो 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं तो गोलियों की संख्या हो जाएगी, मान लीजिए n है तो n बराबर r/r का क्यूब। ठीक, r कितना है 8, तो 8/1/2 का क्यूब। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 16 का क्यूब। 16 का क्यूब कैसे होगा, देखिए इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए 6 लास्ट में कितना इकाई अंक पर 6 है, 6 का कितना भी पावर कर दीजिए इकाई अंक 6 होगा, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक इसी में 6 है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 4096। ठीक, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया वो भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए आयतन जो होता है दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाला n गोला बनेगा, तो इसी गोला को पिघला करके ना ये गोला बना रहे हैं तो दोनों का आयतन तो सेम होगा। तो मान लीजिए बड़े वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब और छोटे वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई छोटका वाला r क्यूब। अब छोटा वाला गोला मान लीजिए संख्या n है तो ये तो एक गोला का आयतन हो गया, तो n गोला का आयतन n गुना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से n का मान निकालना है, देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, n का मान निकालना है तो r3/r3, यही तो हमने लगाया है यहाँ पर, कुछ भी जादू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में सजाना है, एक है देखिए √7 माइनस √5, एक में है, 2 में है √5 माइनस √3, 3 में है √9 माइनस √7 और 4 में है √11 माइनस √9। इसको क्या करना है आपको, इसको सजाना है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले देखिए इसको चेंज करिए, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा √7 माइनस √5 इंटू हम इसमें गुना भी कर देते हैं √7 प्लस √5 से, भाग भी दे देते हैं √7 प्लस √5 से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5, 7 माइनस 5 बट्टा √7 प्लस √5, इसका मान क्या हो जाएगा 2/√7 प्लस √5। अब देखिए सभी को, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे इसी तरीके से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी में हमारा ऊपर 2 हो जाएगा, एक तो ये आ गया। उसके बाद इसको चेंज करेंगे दूसरे वाले को तो क्या हो जाएगा 2/√5 प्लस √3, तीसरे वाला क्या हो जाएगा 2/√9 और प्लस √7, चौथे वाले क्या हो जाएगा 2/√11 प्लस √9। कोई दिक्कत नहीं है, सबको इसी तरीके से हम एक बार प्लस वाला गुना करेंगे, प्लस वाला से भाग देंगे तो हमारा सबका आ जाएगा। देखिए हमारा ये पहले वाले का हो गया, ये हो गया दूसरे वाले का, ये हो गया तीसरे वाले का, ये हो गया चौथे वाले का। अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि किसी भी भिन्न में अगर अंश सबका बराबर हो, देखिए इसमें भी 2 अंश है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, अंश सबका बराबर हो तो हर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा। ठीक है, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न आपका हो जाएगा चौथा नंबर वाला, क्योंकि देखिए हर सबसे बड़ा इसी में है तो चौथा वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद ये तीसरा वाला हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा पहला वाला, फिर दूसरा वाला। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बीएसएससी के एग्जाम में और बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यानी कि बाइनरी से डेसिमल का करना, डेसिमल से बाइनरी करना। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 90 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, यानी 90 का पूछ रहा है कि बाइनरी में क्या होगा, 90 डेसिमल में है, उसको पूछ रहा है बाइनरी में क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, ये है 45, शेषफल 0, फिर 2 से ये हो जाएगा कितना 22, इसमें शेषफल 1 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 11, शेषफल 0, फिर लगाएंगे 2 से 5, शेषफल 1, फिर लगाएंगे 2 से 2, शेषफल 1, फिर लगाएंगे 2 से 1, शेषफल 0, और नीचे से ऊपर तरफ हम लोग लिख देंगे 1011, यानी 1011 010। ठीक, कौन सा है 1011 यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां ए एवं बी क्रमशः दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली से पटना की और पटना से दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है। देखिए ये मान लीजिए दिल्ली है और ये पटना है। ठीक, देखिए ए गया है दिल्ली से पटना की ओर, ए गया है इधर और बी गया है इधर पटना से दिल्ली की ओर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पार करके वे, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक दूसरे को पार करता होगा, वे 3 घंटा 48 मिनट में एवं 3 घंटा 20 मिनट में क्रमशः पटना एवं दिल्ली पहुंचता है। ठीक है, पार करने के बाद ए जो है 3 घंटा 48 मिनट में पटना पहुंच जाता है, और क्रॉस करने के बाद बी जो है 3 घंटा 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाता है। यदि दिल्ली से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसका जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यानी कि इसका मान लीजिए V2 है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए V2 है, तो ये ज्ञात करना है। अगर इसको दोस्तों बेसिक मेथड से बनाने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं आपको आज एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला पे आप इसको आसानी से बैठा सकते हैं। तो फार्मूला है, मान लीजिए कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर V2 हमने माना है, तो V2 बराबर V1 पहली रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, फिर अंडर रूट मिलने के बाद पहली गाड़ी का समय, मिलने के बाद जो है पहली गाड़ी कितना समय लेता है वो, यानी 3.48, और बट्टा में मिलने के बाद दूसरी गाड़ी कितना समय लेता है 3.20। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फार्मूला से हम लोग बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। फार्मूला क्या है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल अंडर रूट पहली रेलगाड़ी के द्वारा मिलने के बाद लगा समय दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक, बट्टा में दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा मिलने के बाद लगा समय। ठीक, अब देखिए 48 मिनट को हम लोग चेंज कर लेंगे घंटा में, 48 मिनट को चेंज कर लेंगे घंटा में, तो 48 बट्टा 60 हो जाएगा, 1248 12 5 60, यानी 4/5 घंटा। तो 3 + 4/5 कितना हो जाएगा, 5 या 15 4 19/5। तो इसका मान हो जाएगा, अब V1 का मान भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहली की चाल, तो यह जाएगा 45 अंडर रूट इसका कितना हो गया 19/5, और इसका मान कितना 20 मिनट को फिर घंटा में करेंगे चेंज, तो क्या हो जाएगा, तो 20/60, यानी कि 1/3। तो 1/3 में फिर जोड़ लेंगे इस 3 को, कितना हो जाएगा 10/3। 10/3 हम नीचे बट्टा में करेंगे, ऊपर जाके 3/10 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप 45, और ये रूट अंडर 57/5,
50। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दशमलव में आंसर आए, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है पूर्णांक में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। ये सब तो सही है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है क्वेश्चन में त्रुटि है। यहाँ पर अगर हम 4 घंटा 48 मिनट कर दें, अगर हम 4 घंटा 48 मिनट कर दें तो क्या होगा वो देख लीजिए। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा 4 घंटा 48 मिनट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 4/5 यानी कि 24/5। तो ये हो जाएगा 24/5 और गुना कितना हो जाएगा 10/3 था, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक, 2 पंचे 10 और 2 12 24, तो ये कितना 12 या 36/25 यानी 6/5 हो गया। 45 गुना 6/5, 5 नामा 45, तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, 3 को 4 घंटा 48 मिनट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जब एक व्यक्ति बराबर दूरी v1 एवं v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। परंतु जब वह इन चालों से बराबर समय के लिए चलता है तो उसकी औसत चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों चालों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक सूत्र बताता हूँ। सूत्र, ठीक है, उस सूत्र पर आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसको अगर बेसिक मेथड से बनाने जाएंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा। आप लोग कहोगे तो उसको भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। सूत्र है v1 माइनस v2, यानी कि जो आपका दोनों चालों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी v1 माइनस v2 ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र होता है अंडर रूट जो पहला औसत चाल कितना है 4, ठीक, 4 गुना दूसरा औसत चाल कितना है 4.5 इंटू दूसरा औसत चाल 4.5 माइनस पहला औसत चाल 4, यही आपका आंसर ला देगा। ठीक है, तो 4 को 16 और 2 18 गुना 0.5, ये हो जाएगा कितना √9, इसका मान 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सी नंबर राइट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको इसका बेसिक मेथड भी एक बार बता देता हूँ। ये सूत्र अगर आपको मान लीजिए याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे, अगर बेसिक मेथड आपको नहीं पता रहेगा तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक मेथड देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बराबर दूरी v1 और v2 की चाल से तय करता है। तो मान लीजिए d दूरी तय करता है, तो आपको मैंने औसत चाल का फॉर्मूला बताया था। औसत चाल का याद कीजिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुल तय की गई दूरी बट्टा में कुल लिया गया समय, ये औसत चाल होता है। ठीक, देखिए कुल तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, देखिए बराबर दूरी तय करता है यानी d प्लस डी हो जाएगा। मान लीजिए बराबर दूरी d तय करता है तो d प्लस डी 2d, अब बट्टा में देखिए d दूरी तय करता है v1 चाल से, तो समय है d बट्टा v1 और प्लस फिर d बट्टा v2, ये कुल समय हो गया। तो ये दिया हुआ है आपका 4, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब देखिए ये 4 कट जाएगा इस 2 से और ये d कट जाएगा d से, तो ये हो जाएगा आपका 1/v1 प्लस 1/v2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये आपका आ गया यहाँ से। ठीक, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो v1 प्लस v2 बट्टा v1 इंटू v2 बराबर 1/2 आएगा।
चलिए ये तो पहला का हो गया। अब आगे कह रहा है कि परंतु जब वह इन चालों से बराबर समय के लिए चलता है, तो मान लीजिए बराबर समय t है, t मान लीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, तो मान लीजिए v1 से t चला और v2 से भी t चला, ये कुल दूरी हो गया। बट्टा में कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा t1 t प्लस t 2t। अब देखिए ये t से कट जाएगा, खत्म, तो v1 प्लस v2 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4.5, या बराबर था 4.5, ठीक। तो v1 प्लस v2 आपका आ गया 9, तो v1 प्लस v2 कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें v1 और v2 का मान लगाइए, v1 प्लस v2 का मान कितना हो जाएगा, v1 इंटू v2 का मान कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। तो हमारा v1 इंटू v2 का मान पता चल गया, v1 प्लस v2 का मान पता चल गया। हमको निकालना है v1 माइनस v2 का मान, तो कैसे होगा, तो आप इसका स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 4v1 इंटू v2, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक। इस पर इसको लगा दीजिए, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है, ठीक। तो अब इस पर इसको लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 का मान हमारा कितना आया था, 9 आया था, तो 9 नमा 81 माइनस 18 चौक 72 बराबर कितना, 9 आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आएगा, यानी 3, तो v1 माइनस v2 कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से भी आपको आंसर आ रहा है, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो ज़्यादा आपको आसान होगा। देखिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि दो नल x एवं y एक हौज को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए तो कितने समय बाद y को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज 18 मिनट में भर जाए। देखिए बंद किसको किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है y को, लेकिन x जो है x वो टोटल 18 मिनट तक चला होगा, तो x जो है सो 1 मिनट में 1/24 भाग भरता है, क्योंकि x देखिए x 24 मिनट में पूरा हौज को भर सकता है, तो x द्वारा 1 मिनट में 1/24 भाग भराएगा हौज का, ठीक। तो 18 मिनट में कितना भाग भराएगा, तो 18 गुना 18 से गुना कर लेंगे तो 6 3 18 6 चौक 24, यानी कि हौज का 3/4 भाग कौन भर दिया, x भर दिया, ठीक। अब जो बच गया भाग यानी 1 - 3/4 यानी कि 1/4, तो हौज का 1/4 भाग जो है वो कौन भरेगा, वो भरेगा y, तो y कितना देर में भर देगा, x का 1/4 भाग। देखिए टोटल एक हौज है उसको भरता है y 32 मिनट में, तो 1/4 भाग को 32/4 मिनट में भर देगा, यानी कि इसको भर देगा कितना, 8 मिनट में। यानी अगर 8 मिनट ही y चले, 8 मिनट ही y नल चले तो वह हौज को भर देगा, ठीक है। यानी 8 मिनट के बाद हम y को बंद कर देंगे, ठीक है। x चलेगा 18 मिनट, लेकिन 8 मिनट तक ही हम y को चलाएंगे तो हमारा हौज 18 मिनट में भर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और आपका कितना मार्क्स आया है ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर हो सके तो हमारे चैनल पे आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मैं ढेर सारा वीडियो आप लोगों के लिए, ऐसा ही वीडियो जो कि आपका दिमाग खोल के रख देगा, ऐसा वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को लेकर के मैं आऊँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।